हेलो गाइस, राधे राधे। आज के इस वीडियो पर हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स का मतलब ये होता है किस आधार पर हम लोग नामांकन करते हैं एक एंजाइम का। बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, उसके बेसिस में एक पर्टिकुलर एंजाइम ही रिक्वायर्ड होता है। तो उस एंजाइम्स के नाम क्या क्या होते हैं, साथ ही साथ किस आधार पर उनको अलग अलग किया जाता है, उनके वर्क्स के आधार पर या उनके सबस्ट्रेट के बेसिस पे। तो यही चीज़ें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। बेसिकली मैं आपको फिर बता दूँ, एंजाइम जो रहता है वो क्या होते हैं। सबस्ट्रेट हमेशा उसके एक्टिव साइट पे जाकर के जुड़ता है, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स रहते हैं वो भी जाकर के एक्टिव साइट्स में जुड़ सकते हैं, और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर रहते हैं वो अदर देन एक्टिव साइट्स जाकर के जुड़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर किस बेसिस पे हम लोग कर सकते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन दी सोर्सेज। अब सोर्सेज क्या मतलब ये होता है कि आप किस सोर्स से उस एंजाइम को लेते हो। whether you're taking from any chemical reaction, whether it is made by laboratory processes, so it is based on the sources कि where it you are taking from, उस आधार पर उसका नाम रखा गया based on the substrate on which it works। अब बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि जिस तरीके के सबस्ट्रेट पे वो वर्क कर रहे होंगे उसी तरीके का उसका एंजाइम्स का हूबहू नाम भी रहता है, ठीक है। तो वो सबस्ट्रेट का अटैचमेंट जो है वो वही नाम दे देता है एंजाइम्स को, बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म बाय विच इट वर्क्स, गिवन बाय IUB विच इज़ इम्पॉर्टेंट, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। मतलब कि उस आधार पर, उस मैकेनिज्म के आधार पर, जिस आधार पर वो काम कर रहा है। और इसी बेसिस पे हम लोगों ने देखा है कि NCERT में 6 क्लासेस ऑफ एंजाइम जो है वो बताए गए हैं। बेसिकली वो सोर्स वाला एंजाइम का नाम अलग होगा, जो भी सबस्ट्रेट से जुड़ा हुआ नाम है एंजाइम का वो अलग होगा, और जो उसके मैकेनिज्म पर काम कर रहा है, जिस तरीके से वो काम कर रहा है, एक को तोड़ रहा होगा या एक को जोड़ रहा होगा, तो उसी हिसाब से हम लोगों ने उसका नाम रखा है। लेट्स स्टार्ट। द वेरी फर्स्ट वन इज़ ऑक्सीडोरिडक्टेज, या फिर हम लोग डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं। अब यहाँ पे आप देखो कि एज जो है वो जुड़ रहा है, ऑक्सीडोरिडक्टेज है या डिहाइड्रोजिनेज है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे एंजाइम्स के नेम जो होते हैं इट एंड विथ एज, ठीक है। माल्टेज, प्रोटीएज, लाइपेज, लाइस। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आर देयर इन नेचर, बट देयर लास्ट नेम्स मेनली एंड विथ एज। अब यहाँ पे क्या है कि ऑक्सीडोरिडक्टेज से या डिहाइड्रोजिनेज से हम ये समझते हैं कि उस रिएक्शन में क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा और रिडक्शन भी हो रहा होगा। मतलब वो रिएक्शन क्या होगा, रिडॉक्स रिएक्शन होगा। द टाइप ऑफ एंजाइम विच अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग अलग नहीं अंडरगो करेगा। अब नाम मेरे को ऑक्सीडोरिडक्टेज दिया गया, मतलब ये रिडॉक्स रिएक्शन एक ही केमिकल रिएक्शन में कर रहा होगा, और ये जो रिडॉक्स रिएक्शन एक ही केमिकल रिएक्शन में कर रहेगा तो ही हम उसको नाम देंगे डिहाइड्रोजिनेज या ऑक्सीडोरिडक्टेज। फॉर एन एग्जाम्पल, NCERT का एग्जाम्पल है, अगर S रिड्यूस्ड है और एक S डैश जो है वो ऑक्सीडाइज है, तो लेटर ऑन आफ्टर द ऑक्सीडोरिडक्टेज वो जस्ट उल्टा हो जाता है। S डैश जो रहता है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाएगा, और S जो रहता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। नेक्स्ट इज ट्रांसफेरेज। अब ट्रांसफेरेज मतलब मेनली आप नाम से ही पता लगा सकते हो उसका काम क्या है। ट्रांसफेरेज जो रहता है, द एंजाइम विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ ग्रुप्स। ट्रांसफरिंग एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप में ट्रांसफ़र किस तरीके से होगा, वो कौन सा एंजाइम उसमें इन्वॉल्व होगा, दैट इज़ ट्रांसफरेज। तो ये इसका मैकेनिज्म के कारण ही आप इसको नाम दे रहे हो। ऑक्सीडोरिडक्टेज, उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वो दोनों कर रहा है, इसीलिए आप उसको क्या कर रहे हो, नाम दे रहे हो ऑक्सीडोरिडक्टेज।
तो यहाँ पे क्या एग्जाम्पल, एस के साथ जी जुड़ा हुआ है और उसके साथ हम अगर एच डैश जोड़ते हैं तो लेटर ऑन ट्रांसफरेंस एंजाइम अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो जो ग्रुप जी है, ये जो मॉलिक्यूल जो जी है वो जा कर के ट्रांसफ़र हो जाता है अदर ग्रुप से, दैट इज़ एच डैश जी का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट इज हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है कि एंजाइम जो होता है वो हाइड्रोलाइसिस करता है। अब हाइड्रोलाइसिस किस किस का करेगा ये भी इम्पॉर्टेंट है जानना। ऐसा नहीं कि आप एग्ज़ाम में कुछ भी है, यहाँ पे कुछ और भी मेंशन होगा, आप कुछ भी लिख दो। ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस करता है, ईथर का हाइड्रोलाइसिस करता है, पेप्टाइड का हाइड्रोलाइसिस करता है, ग्लाइकोसाइडिक का भी हाइड्रोलाइसिस करता है, कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड का हाइड्रोलाइसिस करता है। यहाँ पे एग्ज़ाम में डबल बॉन्ड करके क्वेश्चन आया था, तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड को हाइड्रोलाइज करता है और कार्बन और हैलाइड के बॉन्ड को हाइड्रोलाइज करता है, या फिर उसके जगह पे P और N दैट इज़ फॉस्फेट एंड नाइट्रोजन के भी बॉन्ड को क्या करता है, ये हाइड्रोलाइज करता है। तो बेसिकली यहाँ पे मेजर काम क्या हो रहा है, हाइड्रोलाइसिस, और इस एंजाइम को हम लोग क्या नाम देंगे, हाइड्रोलेज। नेक्स्ट इज लाइसिस। लाइसिस का मतलब ये होता है कि वो कोई ग्रुप को रिमूव करेगा। कोई भी मॉलिक्यूल है, लाइसिस अगर एंजाइम इन्वॉल्व होता है तो वो हमेशा एक न एक ग्रुप को या दो ग्रुप को, कोई भी ग्रुप है उस पार्ट को वो रिमूवल के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, उसको हम लोग लाइसिस एंजाइम कहते हैं। एंजाइम दैट कैटालाइजेस रिमूवल ऑफ ग्रुप्स फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलाइसिस लीविंग डबल बॉन्ड्स। मतलब ये होता है कि जो लाइसिस एंजाइम है वो हाइड्रोलाइसिस के अलावा जो भी ग्रुप्स रिमूव होने वाले होंगे वो सारे ग्रुप्स को रिमूव करेगा। जो जो हाइड्रोलाइसिस में रिमूव हो जा रहे हैं उसको तो छोड़ दो, उसके साथ ही साथ हाइड्रोलाइसिस को वाले को नहीं, अलग ग्रुप्स को भी वो क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है और फ्रॉम द सबस्ट्रेट। और उस मैकेनिज्म के कारण, उस रिमूवल ऑफ ग्रुप के कारण हम लोग उसको लाइसिस कहते हैं। लेकिन एक कंडीशन ये रहता है कि वो डबल बॉन्ड को नहीं तोड़ सकता है। तो लाइसिंग एंजाइम जो रहता है इट कैन नॉट रिमूव द ग्रुप्स और ब्रेक द बॉन्ड्स बिटवीन डबल बॉन्ड्स। अब यहाँ पे आप देखो कि अगर मैं x और y को हटाती हूँ इस कार्बन कार्बन बॉन्ड से, तो यहाँ पे x और y का एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया, लेकिन ये क्या है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। चाहता तो ये सिंगल सिंगल बॉन्ड में भी कन्वर्ट हो जाता, लेकिन इसका फॉर्मेशन नहीं हुआ क्योंकि लाइसिस जो रहता है वो क्या होता है कि डबल बॉन्ड पे एक्ट कर ही नहीं सकता, वो ग्रुप्स को रिमूव कर ही नहीं सकता है। नेक्स्ट इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिसिस जो रहता है वो इंक्लूड ऑल एंजाइम्स कैटालाइजिंग इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल और पोजिशनल आइसोमर्स। अब बेसिकली आइसोमर्स जो रहते हैं उसमें एंजाइम्स क्या करेगा, दैट इज़ इंटर कन्वर्जन करेगा। इंटर कन्वर्जन अगर वो करता है किन किन का, दैट इज़ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का या फिर पोजिशनल आइसोमेरिज्म का। अगर ये तीनों में क्या होता है कि वो इंटर कन्वर्जन करने में रेस्पॉन्सिबल होते हैं तो उसको आइसोमेरिज एंजाइम बोलते हैं। नेक्स्ट इज लाइगेज। लाइगेज उस एंजाइम को बोलते हैं, बेसिकली लाइसिस है और लाइगेज है, ठीक है। ये दोनों वर्ड बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहता है। लाइसिस वाई अगर आ गया, एल के बाद अगर वाई है तो वहाँ पे रिमूवल ऑफ ग्रुप्स होंगे, लेकिन अगर एल के बाद आई है तो मैं रिमूव नहीं करूँगी ग्रुप, वहाँ पे ग्रुप्स जा कर के जुड़ते हैं, लिंकिंग होता है। enzymes catalyzing the linking together of two compounds। तो बेसिकली लाइगेज एंजाइम का यूज़ तब होता है जब आपको कोई चीज़ किसी में जोड़ना होगा, और लाइसिस एंजाइम का यूज़ तब होगा जब आपको किसी से कोई पार्ट रिमूव करना होगा। नेक्स्ट इज
इसका एग्जाम्पल जो है एंजाइम विच कैटलाइजेस जॉइनिंग CO, दैट इज कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड, कार्बन एंड सल्फाइड बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, फॉस्फेट एंड ऑक्सीजन बॉन्ड, एक्सेट्रा बॉन्ड्स। मतलब ये सब बॉन्ड्स को क्या करेगा, वो इंटरलिंक करता है, जोड़ता है। तो उन बॉन्ड्स में यूज़ होने वाले एंजाइम्स को हम लोग लाइगेज कहते हैं, जो इंटरलिंकिंग का काम करते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एंजाइम्स के जो भी 6 क्लासेस है उसमें कितने सारे सब क्लासेस इंक्लूड होते हैं, दैट इज़ 4 to 13 सब क्लासेस इंक्लूड होते हैं। मतलब उनके अंदर भी क्या है, डिविजन्स प्रेजेंट है, सब क्लासेस फर्दर प्रेजेंट है इन 6 क्लासेस के अंदर। और उनका रेंज कितना है, 4 से लेकर के 13 तक का रेंज रहता है। और वो मेनली क्या होते हैं, नेम्ड रहते हैं अकॉर्डिंग टू 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट नंबर के आधार पर उसको हम लोग क्या करते हैं, नाम देते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर दी classification and nomenclature of enzymes. Thank you.